हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और आपके सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही है बेटा। और इसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। प्लेलिस्ट को खत्म करेंगे फटाफट भाई। ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमने डन कर लिया है, अभी और भी चैप्टर बचा है, बट जल्दी जल्दी से हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलेंगे। और आज के लेक्चर में बेटा हम एकदम 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 फ्रेश टॉपिक करने वाले हैं। मतलब एकदम फ्रेश नहीं है क्योंकि आपने पहले इसकी थोड़ी सी झलक देखी है, बट इसे इन डेप्थ पढ़ना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। बेटा अभी तक की बात करूं तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 10 पढ़ाया कि एग्रीमेंट मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट के एक एक एलिमेंट को देखा। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है। फिर हमने कंसिडरेशन देखा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा। फिर हम फ्री कंसेंट पे गए, फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ा, उसमें कोर्जन देखा, अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, मतलब इतने सारे टॉपिक्स अभी तक हमने डन कर लिए। और लास्ट जो चैप्टर था फ्री कंसेंट, उसके बाद अब हमारा एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर नया स्टार्ट है। इस चैप्टर का नाम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। चैप्टर का नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जिसे कुछ बुक्स में कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज भी बोला जाता है। मतलब अगर आप कुछ जगह देखोगे कंपिटेंट बोल देंगे, कुछ जगह देखोगे कैपेसिटी बोल देंगे, दोनों का मतलब सेम है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज या कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। अब मतलब कैसा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप एक एक बेस डेवलप करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना क्या है। देखो बेटा बड़ी सिंपल सी चीज है। जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखा ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो जैसे इसके लॉज एप्लीकेबल हुए तो एक प्रॉब्लम जनरेट हुई। देखो प्रॉब्लम समझना, जेन्युइन प्रॉब्लम। बेटा प्रॉब्लम ये हुई कि मान लीजिए मैं हूं और मान लीजिए सामने एक छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा मतलब 10 साल का बच्चा है, और मैं जो है मैं एक 10 साल के बच्चे के पास गया और मैं उससे बातचीत कर रहा हूं ऐसे नॉर्मली। अब वो जो 10 साल का छोटा सा बच्चा है उसने मुझे बोला कि सर देखो ये जो घर देख रहे हो आप, ये वाला घर, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला घर। मैंने कहा हाँ देख रहा हूं, आंखें मेरे पास दिख रहा है। कह रहा है जो सबसे बड़ा वाला घर है ना मेरा ही है। कह रहा मैं हूं बदमाश, फूफा है विधायक। कह रहा भाई ये जो सबसे बड़ा घर है ना सर, ये वाला कोठी जो खड़ी है भाई साहब, कह रहा ये वाला घर मेरा है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, ढोल बजा दूं क्या? मैंने कहा भाई है तेरा घर है तो है, ऐट कैसे रहा है? कह रहा नहीं सर मेरा घर है। मैंने कहा हाँ भाई तेरा ही घर है, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। कह रहा नहीं सर मेरा घर है। मैंने कहा हाँ भाई आगे तो बोल तेरा घर है तो। कह रहा सर घर की वैल्यू है 1 करोड़ और मैं आपको बेच रहा हूं 50 लाख रुपए में, लोगे क्या? भाई मैं खुश। मैं कह रहा 1 करोड़ का घर 50 लाख रुपए में मिल रहा है। मतलब वो छोटे से 10 साल के बच्चे ने मुझे ऑफर दिया कि ये मेरा घर है, 1 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है, 50 लाख में अभी बेच रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं। और मैंने खुशी खुशी, क्योंकि 50 लाख में मिल रहा है भाई, और मैंने खुशी खुशी ऑफर की दे दी, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन दे दी भाई उसे। जब घर देने की बारी आई, मैंने 50 लाख का लेट्स अज्यूम 25 लाख रुपए एडवांस दे दिया। जब घर देने की बारी है तो अपना सामान वामान सब शिफ्ट करके पैक करके ट्रक लेके नीचे खड़ा हो गया। मैंने हॉर्न बजाया, बच्चा बाहर आया और बच्चे के साथ बाहर आए पेरेंट्स। कह रहे हाँ जी भाई साहब आप कौन? मैंने बोला जी आपके बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट करा था, घर खरीद लिया मैंने 50 लाख में, 25 लाख उसे एडवांस दे दिया है। 25 लाख उसे एडवांस दे दिया है और अब मैं इस घर में रहने वाला, तो आप लोग निकल लीजिए। बच्चा इतना ढीठ बच्चा, इतना बेकार बच्चा, कह रहा अंकल आप कौन? आप देख रहे हो हालात, देख रहे हो? कह रहा अंकल आप कौन? वो बच्चा मेरे से 25 लाख रुपए लेके बैठ गया और अब मेरे को बोलता है अगले दिन, जब मैं लेके आ गया, सामान लेके आ गया, शिफ्ट कर रहा हूं अपना घर, कह रहा अंकल आप कौन? कौन से 25 लाख रुपए? बेटा उस दिन मैं बहुत रोया, मतलब ऐसे रोया और मैंने कहा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हमने भी लॉ पढ़ा है, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, इसके अगेंस्ट केस करेंगे कि भाई ये 25 लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया रे। अभी हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप देखोगे तो बेटा दोनों पार्टीज की अपनी अपनी ड्यूटी बनती है। जैसे मेरी ड्यूटी थी 50 लाख रुपए देना, भाई मैं दे रहा हूं, सामने वाले बंदे का काम है कि भाई मेरे को घर देना, दे रहा है। तो यहां तो उसने पैसे ले लिया, अब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुई है, या तो मुझे घर दिलाओ या मुझे मेरा एडवांस वापस करो।
आप आपके दिमाग में सर सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, या तो उस बच्चे को घर देना चाहिए या उस बच्चे को 25 लाख रुपए वापस देने चाहिए। सर हम आपसे एब्सोल्युटली अग्री करते हैं। और बेटा इसी सोच के साथ, आपकी और मेरी इसी सोच के साथ मैं चला गया कोर्ट में और मैंने बोल दिया, पूरा सिचुएशन उन्हें समझा दी अच्छे से कि घर था 50 लाख का, बच्चे ने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दी, 25 लाख एडवांस दे दिया। अब जो बच्चा है वो क्लियर कट मना कर रहा है, क्लियर बोल रहा है कि भैया ना मैं तो जानता ही नहीं अंकल आपको, मैं पैसे भी नहीं दे रहा, मैं घर भी नहीं दे रहा। सीधी बात। अब आप मुझे जजमेंट दीजिए बेटा कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कोर्ट क्या जजमेंट देगा। एज पर लॉ क्या कोर्ट को वो घर जो है वो मेरे को देना चाहिए, या एज पर लॉ मेरा जो एडवांस, जो मेरा ही पैसा है, जो बच्चे ने हड़प लिया है, घटिया बच्चे ने, तेज बच्चा, वो मुझे वापस देना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर घर ले लो, सर घर ले लो। और आप में से कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर 25 लाख रुपीज वापस दे दो। बेटा कोर्ट पता क्या कहता है, कोर्ट मेरे को कहेगा कि आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। सर ऐसे कैसे कुछ नहीं मिलेगा, सर क्या बात कर रहे हो। कोर्ट मेरे को कहेगा बेटा आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, घर तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं कहूंगा सर मालिक घर नहीं दे रहे, चलो समझ आ गया, घर उसके मम्मी पापा का है, समझ रहा हूं मैं, बच्चे ने ऐसे ही मस्ती मजाक में बोल दिया, घर तो उसकी मम्मी पापा का है, मेरे 25 लाख तो दिला दो। वो 25 लाख देने की लायबिलिटी भी बच्चे की नहीं है। सर ऐसा क्यों। बेटा इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लॉ ने एक टॉपिक दिया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज है, दो पार्टीज कौन, एक ऑफर देगा दैट इज ऑफरर या प्रोमिसर, एक को ऑफर मिलेगा जो एक्सेप्टेंस देगा दैट इज ऑफर या प्रोमिसी। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होनी चाहिए। फिर से सुन लो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट में हुई दोनों पार्टीज, प्रोमिसर प्रोमिसी, कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल या कंपिटेंट होने चाहिए। क्या आपको समझ आ रहा है। इसका मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल नहीं है या कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनकम्पिटेंट है, और सामने वाली पार्टी जानते हुए ना जानते हुए किसी भी रीजन से वो कह रहे हमें नहीं लेना देना, हमें पता, हमें जानना ही नहीं है, मैं करो सर मुझे पता नहीं था 10 साल के बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट, वो कहेंगे हमें सुनना ही नहीं भाई। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के इनकेपेबल है और आप जानते हुए ना जानते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तो बेटा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड बन ही नहीं सकता, वो वैलिड बन ही नहीं सकता। सुन लीजिए आराम से। और माइनर के साथ जो ये माइनर वाला सिचुएशन है, कौन सा है, माइनर है ना, मेजर माइनर पता है ना, मेजर बड़ा होता है, माइनर छोटा, तो 10 साल का बच्चा है तो माइनर। माइनर के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो वैलिड नहीं होता, उसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। सर ये क्या सर आप टाइप पढ़ा रहे थे, आपने वैलिड पढ़ाया था, वॉइड पढ़ाया था, वॉइडेबल पढ़ाया था, ये वॉइड एब इनिशियो क्या है। तो बेटा वॉइड एब इनिशियो क्या होता है मैं आराम से बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ होगा तो वो वैलिड हो नहीं सकता और उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। और इस केस में चाहे माइनर झूठ बोले, चाहे माइनर कोई भी गलती करे, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी करे, कोर्ट कहेगा बालक है भाई, बालक है बालक, अरे अकल ही नहीं है बेचारे में, बच्चा है छोटा अभी तो, और अभी तो दूध पीता है, कह रहा है वो कुछ भी गलती करेगा, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उसे पैसे दे दिए एडवांस में और वो पैसे के लॉलीपॉप खा गया, टॉफी खा गया, भैया कोई कोर्ट कहेगा वो कुछ नहीं कर सकता, भैया गलती हो गई उससे, बच्चा है ना वो तो। आप क्यों नहीं सतर्क रहे। आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कंपिटेंट है, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अब माइनर को एक लिस्ट है पूरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अगला कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन केपेबल है, कौन कंपिटेंट है या कौन इनकम्पिटेंट। तो बेटा लॉ मेकर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली एक लिस्ट दे दी है, 3 लोग बताए हैं कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसकी पार्टी होनी चाहिए कंपिटेंट या केपेबल। अब कंपिटेंट कौन कौन सी पार्टी है, तो उन्होंने 3 लिस्ट बता दी, 3 पॉइंट कि ये तीनों कंपिटेंट है, केपेबल है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड बनेगा। और उस केस में मान लो अगर कोई मेजर होता, नॉर्मल बंदा होता, अगर वो ऐसा कर देता, भाई साहब कोर्ट उसकी ऐसी कर देता, या तो पैसे दिलवाता डैमेज के साथ या घर दिलवाता।
लेकिन उसने पहले ही बता दिया कि भैया आप कंपिटेंट होना चाहिए पर्सन। क्लियर एकदम? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसमें जो पार्टीज है वो कंपिटेंट और केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अगर वो कंपिटेंट नहीं है तो बेटा उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। सर क्या बनेगा वो हम देखेंगे टाइम के साथ साथ, बट मैंने एक पॉइंट बता दिया, अगर माइनर के साथ है तो बनता है वॉइड एब इनिशियो। अब ये क्या होता है छोड़ दो, ठीक है। इन बंदों को बोला भाई आप देखो ये तीनों कुछ भी करे हमें लेना देना नहीं है, ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चेक करना है। फिर आपका डैमेज हो गया, लॉस हो गया, ना कोर्ट जिम्मेवार है ना ये लोग जिम्मेवार है, क्योंकि तो बच्चे वही गलती वलती हो जाती है। समझ लो आप मेरी बात? एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। तो बेटा इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि कौन कौन से लोग इनकम्पिटेंट है, कौन कौन से कंपिटेंट है। फिर हम डेप्थ में इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, बट मेरे हिसाब से एक ओवरव्यू ब्रीफ मिल गया आपको चैप्टर में करने के हवाले। अब स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग लो कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज और बेसिक इंट्रोडक्शन लिखियो, फिर हम डेप्थ में जाएंगे कॉन्सेप्ट। बेटा अगर मैं कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है? कैपेसिटीज बोले या कंपिटेंस बोले, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज एक ही बात है। कह रहा है इट रेफर्स टू दी लीगल एबिलिटी और कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का मतलब कौन है? पार्टीज का मतलब ये बात कर रहा है बेटा प्रोमिसर भी हो सकता है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी रेफर्स टू द लीगल एबिलिटी और कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से वो लोग हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एंटर होने के केपेबल है, कंपिटेंट है, उसे बोलते हैं कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। और आपको मैंने एसेंशियल में पहले ही ऑलरेडी थोड़ा ब्रीफ दिया था, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को वैलिड बनाना है तो उसमें देखो बहुत सारे एलिमेंट है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। ऐसे एक और एलिमेंट है दैट इज कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल है? अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल है तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैलिड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी लफड़ा वफड़ा हुआ तो लॉ देखेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें पार्टीज इनकम्पिटेंट है तो भैया फिर लॉ कहेगा ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है, वैलिड तो हो नहीं सकता। फिर हम केस देंगे कि कब क्या होगा। माइनर के केस में लेट से माइल्ड एंड इनिशियो है तो कोर्ट कहेगा भैया अब बच्चे की थोड़ी गलती है, गलती तो आपको दिख नहीं रहा बच्चा है वो, आप तो बड़े हो, आप तो समझदार हो, आपको पता होना चाहिए भैया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। हमने तो पहले से मना करा है, वॉइड एब इनिशियो होता है, क्यों कर रहे हो गया ना लॉस, अब घर ना, हम नहीं करवा रहे कोई रिकवरी। समझ आप मेरी बात? तो ये बहुत एसेंशियल एलिमेंट है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है कि पार्टीज यानी प्रोमिसर प्रोमिसी केपेबल हो, कंपिटेंट हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर कंपिटेंट या केपेबल किसे माना गया है? मतलब लॉ ने कौन से लोगों को बताया है कि ये लोग कंपिटेंट है, केपेबल है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो वैलिड बनेगा। इन लोगों को इनकम्पिटेंट माना है, इनकेपेबल माना है, इनके साथ बनाओगे नो 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 नो, गलती नहीं करते, ये वाला। सबसे पहले बेटा देखो कह रहे फॉलोइंग आर द पीपल विच इज कंपिटेंट, कंपिटेंट बताया फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वो लोग हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कंपिटेंट है, ये वो लोग हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कंपिटेंट है। ठीक है, सबसे पहले बोला द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। सबसे पहला पॉइंट, पर्सन जो है, जो पार्टीज है, वो पार्टीज कैसी होनी चाहिए? मेजर पर्सन। बेटा माइनर नहीं चलेगा, माइनर नहीं चलेगा, दोनों पार्टीज कैसी होनी चाहिए? मेजर। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसकी पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। अब कंपिटेंट कौन कौन सी पार्टीज है? तो 3 पार्टी बताई, 3 लोग ही कंपिटेंट है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहे वो सारे इनकम्पिटेंट है। सारे क्या है बेटा? इनकम्पिटेंट। तो पहला कह रहा है कोई भी पर्सन चलेगा, कोई भी पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन ये है द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। अच्छा, इसका मतलब जो माइनर है, माइनर क्या है? कंपिटेंट या इनकम्पिटेंट? अरे सर इनकम्पिटेंट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। समझ लो क्या कैसा बनेगा? मैंने बता दिया, वर्ड इनिशियो, आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 कह रहे पर्सन कैसा भी हो मेजर होना चाहिए। पहला, माइनर होगा तो कंपिटेंट नहीं है, इनकम्पिटेंट है। पॉइंट नंबर 2 द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। अब सर यहां पे साउंड माइंड क्या होता है इसकी पूरी लीगल डेफिनेशन है, बट अभी हम उस पर ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे।
मैं बस आपको इतना बता दूं, जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं, कोई भी जैसे ड्रंकन हो गया, किसी ने पी रखी है, अब उस टाइम के लिए वो मेंटली स्टेबल नहीं है, अपने सेंसेस में नहीं है, चीजें टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, या कोई परमानेंटली जैसे होते हैं कुछ लोग जन्म से ही थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं होते, कुछ होता है मेंटली डिसऑर्डर, या कोई आपका एक्सीडेंट हो गया जिससे आप टेम्पररी ऐसे सिचुएशन में चले गए, तो वो होते सारे अनसाउंड माइंड। पर्सन शुड बी अ साउंड माइंड, मतलब जो किसी भी तरीके से मेंटली अनस्टेबल ना हो, बिल्कुल स्टेबल हो, उसे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ रही हो और वो सही तरीके से जजमेंट ले पाए। ऑल्दो टेक्निकल डेफिनेशन पे जाएंगे, बट साउंड माइंड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल है, दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ है, टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की समझ के अपने बेनिफिट के लिए डिसीजन ले पाए, वो होता है साउंड माइंड। इसका मतलब अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो क्या वो पर्सन केपेबल है? आंसर इज नो। ये रेड से जो बना रहा हूं वो अनकम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंट है, ये कॉम्पिटेंट है। तो कॉम्पिटेंट कौन कौन है? सबसे पहला, पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? वॉइड एब इनिशियो। क्या होता है आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। अगर अनसाउंड माइंड हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। थर्ड कह रहा है द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर लॉ। वो व्यक्ति किसी अदर लॉ या कहीं पे भी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं टेक्निकली ये वैसे बोल रहा है कि पर्सन जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसे बोलूं इनकम्पिटेंट कौन होगा? तो अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, किसी अदर लॉ में डिस्क्वालिफाइड है, सर कौन से ऐसे व्यक्ति है? बेटा आराम से पढ़ेंगे, क्या कोई डेप्थ में पढ़ना है, बहुत 2-4 क्लास हमारी आराम से लगेगी, तो आप ज्यादा जल्दीबाजी मत करना। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो क्या वो कंपिटेंट है? आंसर इज नो। तो क्या मैं एकदम क्लियर हूं बेटा? सर एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली सर, एकदम अच्छे से समझ आ गया कि कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी क्या है। इस टॉपिक को आराम से पढ़ना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैं बता दूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनर वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने पहले भी बताया था लास्ट अटेम्प्ट में कि ये टॉपिक पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, नेसेसरी, इसमें टॉपिक है नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक इतनी बार आपके अटेम्प्ट में पूछा गया, इतनी बार, और लास्ट पेपर में मैंने बोला था, आप मेरे चैनल पे जाइए, इंपॉर्टेंट लिस्ट में मैंने बोला था माइनर से क्वेश्चन आएगा। माइनर से क्वेश्चन लिस्ट दे रखी थी मैंने 8-10 टॉपिक की, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में माइनर पढ़ लेना, नेसेसरी वाला पढ़ लेना, और लास्ट अटेम्प्ट में माइनर से नेसेसरी से क्वेश्चन बन के आया है। 4 या 6 मार्क्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट केस स्टडी क्वेश्चन फॉर्म में बन के आई है। तो प्लीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, तरीका देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ बहुत इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल लिटरली हलवा है, बस थ्योरेटिकल वे में मत पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग समझो, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कैसे एप्लीकेशन हो रहा है वो समझो। फिर याद तो एब्सोल्युटली आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई चीज नहीं है बेटा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लीगल टर्म्स है वो आपको लिखनी पड़ेगी, बट बच्चे डरते हैं, तो आप थोड़ा लीगल टर्म्स को ग्रैब करो, फिर आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है, इतना तो रट ही नहीं सकता, बट लीगल टर्म्स को समझो आप। क्लियर? तो सबसे पहले हमने कैपेसिटी का मतलब समझ लिया। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, कॉन्सेप्ट हमारा मेजर खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन। अब मैं मेन जा रहा हूं एक एक पॉइंट को स्टडी करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही माइनर है, और इसी में हमारे 1-2 क्लास, जो भी 3 क्लास जो भी होगी इसमें लगेगी। ये तो एक ही क्लास में आधे घंटे में दोनों खत्म हो जाएंगे। मेजर माइनर वाला टॉपिक लेगा। एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं दोबारा से। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एक बिल्कुल फ्रेश, जिसका नाम है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है, प्रोमिसर, प्रोमिसी, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के केपेबल या कंपिटेंट होने चाहिए। अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा ये हम देखेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, सर कंपिटेंसी या कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी? तो बेटा लॉ ने बड़ा सिंपल सा शब्दों में एक चीज बताई कि हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि कौन से लोग कंपिटेंट है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और कौन से लोग इनकम्पिटेंट है, मतलब इनके साथ आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। सर तो लॉ ने बोला कौन कौन से लोग कंपिटेंट है या केपेबल है। नंबर 1, द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। पर्सन मेजर होना चाहिए। इसका मतलब अगर माइनर है तो उसे लॉ ने इनकम्पिटेंट माना है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, और माइनर के केस में बनता है वॉइड एब इनिशियो। पॉइंट नंबर 2, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। नॉर्मल माइंड का होना चाहिए। अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट फिर से वैलिड नहीं बनेगा। कैसा बनेगा सर? वो हम देखेंगे टॉपिक में, वर्ड बनता है।
पॉइंट नंबर 3, पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, फिर से वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। तो 3 लोग याद रखना, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये कंपिटेंट है। अगर पर्सन माइनर है, अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है, या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो इन तीनों को लॉ ने इनकम्पिटेंट माना है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो कभी बनेगा ही नहीं। एब्सोल्युटली क्या बनेगा वो देखेंगे अपने अपना, बट अभी वैलिड तो नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये डन होता है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का इंट्रोडक्शन। अब देखो हमने 3 जो पॉइंट बनाए ना, इन्हीं 3 पॉइंट को पूरे चैप्टर में हमें स्टडी करना है कि इनके क्या होंगे, केसेस कैसे बनेंगे, कैसे क्या होगा, पूरी सिचुएशन हमें डील करनी है माइनर के केस में, अनसाउंड माइंड के केस में और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के केस में। तो यही आपका पूरा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं बेटा। और पॉइंट नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। एंड जो पॉइंट नंबर 1 है दैट इज द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे आपको लॉ की टेक्निकलिटी पता चलेगी। कह रहा है द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। सर आपने अगर द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन बोला तो इतना ही लिख देते। सर ज्यादा हवाबाजी करनी जरूरी है आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते पढ़ते हमारी खोपड़ी ऑलरेडी खराब है। आप एक नया इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बता रहे हो, सर हम तो ये लिखेंगे नहीं। सर हम ऐसे लिखेंगे द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। बेटा लॉ बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको पता है लॉ में ना, लॉ में मेजर पर्सन कौन होता है इसको बताया गया। सर हमें पता है मेजर पर्सन कौन होता है, हमें पता है। बेटा नहीं पता आपको, समझो आपको नहीं पता। चलो अगर आपके सेंस में समझाओ, आपके सेंस में समझाओ। देखो बेसिकली आपको क्या लगता है मेजर पर्सन मतलब बड़ा बच्चा, माइनर मतलब छोटा बच्चा। अच्छा बड़ा बच्चा कौन है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 15 साल से बड़ा बड़ा होता है, सर 18 साल, सर 18 से बड़ा होता है, सर 21 से बड़ा, सर 25। बेटा बड़े की जो डेफिनेशन है ना वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। बड़े की जो डेफिनेशन है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। अगर आप काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, काम करने के, तो वहां पे एज होती है 14 ईयर्स। अगर आप 14 प्लस 15-16 के हो गए तो हम आपको फिर ऐसा अज्यूम करते हैं, सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, डायरेक्ट टेक्निकल मत हो ना, अज्यूम करते हैं बड़ा है, उसे चाइल्ड लेबर नहीं बोलते। अगर आप 16-17 साल के हो, 14 से कम हो तो चाइल्ड लेबर है। मतलब वहां पे कहीं ना कहीं सिंपल शब्दों में आपको माइनर मान रहे 14 से कम, 14 से ज्यादा ना 15 के हो गए तो आप मेजर बन जाओगे उन लैंग्वेज में। अभी इसको छोड़ो। अच्छा अगर आप शादी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लड़कियों की एज है 18 ईयर्स, आई गेस जितना मुझे नॉलेज है लड़कों की 21 है। मतलब शादी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो बच्चा और बड़े की जो लाइन है लड़कों में या लड़कियों में लेते हैं वो 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से पहले लड़की का बाल विवाह है, तब वो बाल है मतलब माइनर है, उसके बाद वो मेजर है, तो आप उसकी शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं लीगल टर्म्स में। अच्छा लिकर परचेज करने गए तो लिकर परचेज करने के लिए 14 साल की एज चाहिए, 18 की या 21 की या 25 की? सर 21 की चाहिए थी पहले तो, अब तो और इंक्रीज कर दिया, आई गेस 25 है। अब बेटा देखो कंफर्म मुझे नहीं पता, ऐसे शौक मेरे है नहीं। और बाकी तुम्हें तो पता ही होगा यार, तुम तो बिल्कुल ऐसे, तुम तो मतलब बंदे हो ना, खिलाड़ी बंदे, तो तुम्हें पता होगा बेटा लिकर परचेज करने की लीगल एज क्या है। आप नॉलेज रखते हो वैसे इन सब मामलों में ज्यादा। तो सीधी सी बात है, काम करने के लिए आपको बड़ा माना है जब आप 14 से पार हो जाओ। शादी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ा माना है 18-21 जो भी उससे पार हो जाओ। शराब पीने के लिए आपको बड़ा माना है या माना है जब आप 25 को क्रॉस कर जाओ। तो आप देख रहे हो मेजर माइनर की जो डेफिनेशन है वो सर्कमस्टांसेस वाइज चेंज हो रही है। तो इसीलिए आपको ना स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। सर ऐसा क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि बेटा मेजर पर्सन को ना लॉ में 2 जगह डिफाइन करा है। एक तो अपना नॉर्मल जो ऊपर बताया है दैट इज इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, और एक और है बेटा गार्जियन एक्ट।
मेजॉरिटी एक्ट एक है गार्जियन एक्ट। मेजॉरिटी एक्ट बेसिकली कहता है कि मेजर पर्सन वो है जो 18 ईयर से अबव है। 18 ईयर या 18 ईयर से अबव है वो मेजर है, और बिलो 18 सारे माइनर है। ये किसने बोला? ये मेजॉरिटी एक्ट ने बोला। तो सर गार्जियन एक्ट क्या बोलता है? बेटा गार्जियन एक्ट उन बच्चों पे लगता है, पहली बात, जो बच्चे, आपके कोर्स नहीं है बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो बच्चे काइंड ऑफ अनाथ होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है। अब जिनके पेरेंट्स नहीं ना, वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बड़ा होने में, समझदार होने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता होगा, जैसे नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल बंदे हो जिसके मम्मी पापा है अच्छे से, बिल्कुल अच्छी फैमिली है, तो आप समझदार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक गार्जियन है, आपके पास अवेलेबल है मेंटोर बचपन से, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है सही गलत की, हर चीज की। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो वहां पे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट नहीं लगता। वहां पे लॉ मानता है कि उसे समझदार होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पास बचपन से एक मेंटोर अवेलेबल नहीं है जो उसे सही और गलत का डिफरेंशिएट करे। तो गार्जियन एक्ट में 21 ईयर्स की एज मानते हैं हम। माइनर मेजर में 20, मतलब 21 ईयर्स बिलो हो तो माइनर हो, अदरवाइज मेजर हो। यहां पे 18 ईयर्स बिलो हो तो माइनर हो, अदरवाइज मेजर हो। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी एज लेनी है? क्वेश्चन तो यही है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में हमें लेनी है पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इसका मतलब 18 साल वाली एज लेनी है। बट आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपको कभी केस स्टडी में बोलेगा नहीं कि पहले चेक करना पड़े माइनर, वो पहले ही बताया, क्लियर लिखा होगा केस स्टडी में कि ये मिस्टर राम जो है वो माइनर है, उसके साथ मिस्टर श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर ये लफड़े हो गए, वो लफड़े हो गए, बताइए, अपना जजमेंट दीजिए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहला तो पॉइंट ये समझो, द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। अब मैंने आपको बता दिया मेजॉरिटी एक्ट में क्या बोला है कि भैया जो भी बंदा 18 से बिलो है वो तो मेजर नहीं है, वो क्या है? माइनर। और माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने के कंपिटेंट माना है या इनकम्पिटेंट? सर अभी आपने बताया इनकम्पिटेंट माना है। माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कर भी लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड एब इनिशियो। तो आप रीड कर सकते हैं बेटा, यहां पे अवेलेबल है आपके पास, द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर as per Indian Majority Act 1875 is treated as minor। 18 से बिलो है तो मेजॉरिटी एक्ट ने बोला माइनर है। और अभी मैंने यहां पे आपको बताया, पहला पॉइंट है द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन, तो अगर वो माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन सकता ना। एंड माइनर इज ट्रीटेड एज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या? वैलिड लिखना, टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और माइनर को हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के इनकम्पिटेंट माना है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो पहला पॉइंट क्या बेटा क्लियर है आपको? पक्की बात, एकदम कोई डाउट? सर क्या माइनर वाला खत्म हो गया? नहीं बेटा, अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो माइनर शुरू हुआ है, अभी तो और मजा आएगा, अभी तो और कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो बहुत लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट है, आराम से डिस्कशन करने हैं, बट आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। बस मैं आपको बता दूं क्या सीन क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पे हमने अभी पहला पॉइंट स्टार्ट करा है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने स्टार्ट कर दिया, पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से बिलो है तो वो माइनर है, और माइनर कंपिटेंट नहीं है, माइनर क्या है? इनकम्पिटेंट। बट सवाल ये आया, प्रॉब्लम ये आई जो आपको केस स्टडी में आएगी, सर आपने हमें बता दिया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, और कर भी दिया तो वैलिड नहीं बनेगा, वॉइड एब इनिशियो बनेगा। लेकिन मान लीजिए सर अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, करना नहीं, हम समझ गए, कर लिया तो वैलिड नहीं बनेगा, वॉइड एब इनिशियो बनेगा। बट और भी क्या कुछ इफेक्ट्स होंगे? और भी क्या कुछ सर इफेक्ट्स? मतलब अरे समझो ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, पहला पॉइंट हो गया। अब अगर मैंने माइनर को, जैसे इसी केस में मैंने 25 लाख रुपए एडवांस दे दिया, तो क्या मैं माइनर से या उसके गार्जियन से या उसके पेरेंट्स से वो 25 लाख लीगली वसूल सकता हूं? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ही आएगा। अच्छा, माइनर की सारी गलतियां माफ है, माइनर कुछ भी करेगा, बोलेगा मैं माइनर हूं, मैंने कर दिया, तो ऐसे क्या माइनर सर चक्कू मार दे, क्रिमिनल एक्टिविटी कर दे, तो क्या वो भी माफ हो जाएगा? ये भी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। सर पार्टनरशिप फॉर्म हम पढ़ते हैं, सर क्या माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो सकता है? क्योंकि सर पार्टनरशिप भी एक तरह का एग्रीमेंट ही तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। और अभी हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो नहीं सकता माइनर। अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, पार्टनरशिप एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है? तो आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन पेपर में भी यही कंफ्यूजन देंगे।
तो आपको इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये तो बड़ा सिंपल सा बता दिया मैंने, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है, पहले बता दिया मेजर होना चाहिए, कौन मेजर है कौन माइनर है ये बता दिया, माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर इनकम्पिटेंट है। लेकिन अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है ये हमें देखना है। और अभी बेटा फर्स्ट हेडिंग ही चल रही है, द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन, वही चल रहा है, उसके अंदर ही सारा मामला चल रहा है। अभी सेकेंड हेडिंग तक जब तक नहीं है सारा माइनर के अंदर है। तो इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट, हेडिंग डालो, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर, ये आपकी अगली हेडिंग होने वाली है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट है, अराउंड 10-11 पॉइंट है इसमें, 10-11 पॉइंट्स को अच्छे से डील करना है। और इसमें से एक पॉइंट और आएगा नेसेसरी वाला, उसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करा के रखूंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर से, मतलब माइनर से अगर क्वेश्चन बनता है तो 90% चांस नेसेसरी से ही उठाएगा, क्योंकि कंटेंट ही सबसे बढ़िया उसमें है। ठीक है, अच्छी केस स्टडी का। इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर, अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट बना लिया तो फिर क्या, या फिर और करके इस हेडिंग को कभी वो डायरेक्टली क्वेश्चन देना चाहे तो आप इसे ये भी बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ अ माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में माइनर की क्या पोजीशन होती है, क्या सिचुएशन है, क्या राइट्स है, क्या लायबिलिटीज है, किन कामों के लिए वो लायबल है, किन के लिए वो लायबल नहीं है, सारी पोजीशन को हमने डिटेल में स्टडी करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर और पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग डालेंगे और इसको जल्दी से यहां तक डन करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए हम इसे यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा फिर वो बीच में रुक जाएगा। तो हम अब इसके लिए सेपरेट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज मैंने कैपेसिटीज का इंट्रोडक्शन दे दिया, 3 आपको पॉइंट बता दिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन कंपिटेंट है, मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट, द पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर मेजोरिटी एक्ट, मतलब 18 साल से बिलो है तो माइनर होगा, और माइनर को इनकम्पिटेंट माना है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। लेकिन अब हम पढ़ रहे कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया तो उसके क्या इफेक्ट पहुंचेंगे। तो हेडिंग मैंने आपके साथ डलवा दी, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर या पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और इस हेडिंग में अराउंड 10-11 पॉइंट्स है, उसमें से एक पॉइंट नेसेसरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर में डन करेंगे। तो आई गेस 2 लेक्चर में माइनर हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे माइनर को, और एक लेक्चर में हम अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड वाला कर लेंगे। तो आज का लेक्चर और 3 और लेक्चर, 4 लेक्चर में आपका कैपेसिटी खत्म होने वाला है। तो आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ आए हो। बाकी आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से डन करो, नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करो, रिवाइज करते रहो पुराना, वरना भूल जाओगे, करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।